मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज हम बात करेंगे आतंकियों, अलगाववादियों पर पाक की मेहरबानी की। कश्मीर की धरती एक बार फिर खून से लाल हो गई है। पुलवामा में संजय शर्मा नाम के कश्मीरी हिंदू की हत्या कर सरकार के उन दावों पर सवाल कहीं ना कहीं खड़े होने लगे हैं जिसके दावे किए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि वहां पर हालात सामान्य हो रहे हैं। संजय शर्मा जिस तरह दिन दहाड़े हत्या उसकी की गई है, एक आतंकी संगठन की ओर से उसकी जिम्मेदारी लेने से भी संकोच नहीं किया गया। उससे यही पता चलता है कि आतंकियों का दुस्साहस अभी और भी बढ़ा हुआ है और वे कश्मीर में अल्पसंख्यकों को चुन चुन कर निशाना बना सकते हैं। कश्मीर में ये किसी कश्मीरी हिंदू की पहली हत्या नहीं है। वहां रह रहकर न केवल कश्मीरी हिंदू बल्कि काम धंधे की तलाश में जाने वाले लोग भी निशाना बन रहे हैं। ये सही है कि कश्मीरी हिंदुओं और गैर कश्मीरियों को निशाना बनाने वाले आतंकी आखिरकार मार गिराए जाते हैं, लेकिन उन्हें निशाना बनाने का सिलसिला जिस तरह से थम नहीं रहा, वह चिंता की बात है। यदि घाटी में कश्मीरी हिंदुओं को इसी तरह निशाना बनाना जाता रहेगा तो फिर आखिर वहां से पलायन कैसे रुकेगा और जम्मू और देश के दूसरे हिस्सों में बसे कश्मीरी पंडित को वापस कैसे बसाना होगा और कितना कठिन होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को संदेह है कि खालिस्तान समर्थक नेता अमृतपाल सिंह के जरिए पाकिस्तान पंजाब के माहौल को खराब करना चाहते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक पिछले 2 दिनों में सीमावर्ती राज्य में अलगाववादी भावनाओं को भड़काया जा रहा है। खुफिया एजेंसियों के साथ ही खबर यह भी है कि अमृतपाल को पंजाब में शांति के लिए संभावित खतरे के रूप में चिन्हित किया गया। सरकार उसके अगस्त 2022 में दुबई से भारत लौटने पर ही चौकन्नी थी। तो साथ ही साथ बताया भी जा रहा है कि अमृतपाल के चरमपंथी सिखों और बंदूकधारी समर्थकों की संख्या 4 से 5 से बढ़कर लगभग 20 से 25 हो गई है। इस बात की पुख्ता जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान कश्मीर के साथ साथ पंजाब में भी हिंसा भड़काना चाहता है। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सुरेश गोयल जी इस वक्त हमारे साथ है, पूर्व राजनयिक है। सर बहुत स्वागत है आपका। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी साहब हमारे साथ है, रक्षा विशेषज्ञ है, बहुत स्वागत है आपका। और SP वैद्य साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व DGP है जम्मू कश्मीर के, बहुत स्वागत है आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं सोडी साहब, क्योंकि जिस तरह से अलगाववादियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जिस तरह से चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, खासतौर पे अगर हम देखें कश्मीर की अगर हम बात करें, कैसे वहां के हालातों को आप आंकेंगे? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि धारा 370 खत्म होने के बाद, 34 से खत्म होने के बाद हालातों में सुधार होगा, लेकिन क्या लग रहा है कि कश्मीर के हालात में सुधार हुआ है अभी जो स्थिति बनी हुई है? दूसरी तरफ अगर हम पंजाब के हालात देखें, उसके मद्देनजर भी आप क्या कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या रहेगी? जय नेहा जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। मैं आपके प्रश्न के उत्तर 2 भागों में दूंगा, पहले जम्मू कश्मीर के बारे में और फिर पंजाब के बारे में। देखिए, जम्मू कश्मीर में वर्तमान समय में हमारी केंद्रीय सरकार ने 3 ऐतिहासिक फैसले लिए। पहला था धारा 370 का हटाना, दूसरा था बालाकोट एयर स्ट्राइक और तीसरा था पिछले साल डीलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट सौंपी गई। और ये 3 चीजें जो हैं, इन्होंने जम्मू कश्मीर में बिल्कुल एक बदलाव ला दिया है। अगर हम आंकड़े देखें 2018 से लेके 2022 तक हर साल जो भी असैनिक किलिंग्स हुई हैं उसमें बहुत कमी हुई है और 100 में से सिर्फ 18 आतंकवादी बचे हैं पिछले साल 31 दिसंबर की तारीख तक। अब लेकिन ये जो कुछ किलिंग्स वहां पे होती जा रही हैं, ये होती रहेंगी। इसका कारण दो कारण है। पहला, लोगों की मानसिकता। कश्मीर घाटी में कुछ लोगों की मानसिकता है जो कि भारत विरोधी है, जो कि हिंदू विरोधी है, और जब तक ये मानसिकता नहीं जाएगी वहां पे ऐसी घटनाएं
थोड़ी बहुत होती रहेंगी। और दूसरा है पाकिस्तान का हाथ, जो कि पाकिस्तान कभी भी जम्मू कश्मीर में शांति नहीं चाहता है। अब मैं आपके प्रश्न के दूसरे भाग पे आता हूं, पंजाब के ऊपर। देखिए, पंजाब में 1980 के और 1990 के दशक में इतनी हिंसा फैली कि 1714 सुरक्षाकर्मी, 11,690 सिविलियंस और तकरीबन 8,000 आतंकवादी मारे गए उन 12-14 सालों में। अब जो हमारी केंद्रीय सरकार है और पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट है, उन्हें पंजाब के पहले के हालात का एक्सपीरियंस है। हमारे पास काफी एक्सपीरियंस ऑफिसर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस IAS IPS ऑफिसर हैं। अब हमें अमृतपाल सिंह के और उसके साथियों के ऊपर फौरन कड़े कठोर और कदम लेने चाहिए ताकि पंजाब की वो हालत ना हो जो पहले थी। अगर हम अभी कोई भी देरी करेंगे नेहा जी, हम पंजाब को उसी जगह पे धकेल देंगे जहां पे बड़ी मुश्किल से वो निकला है। हम ISI को ब्लेम करें ना करें, वो तो सब जानते हैं कि ISI का हाथ है, लेकिन ये हमारा देश है, ये हमारा पंजाब है, ये हमारा जम्मू कश्मीर है। अब वो वक्त आ गया केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को कठिन और कठोर कदम लेने के लिए, ताकि देश में दोबारा अशांति ना फैले। ठीक है सुरेश जी, क्या देश में कठिन और कठोर कदम, जिस बात का जिक्र अभी सोडी साहब कर रहे थे, क्या अभी तक नहीं लिए गए हैं? और क्या इन हालातों के मद्देनजर आपको लगता है कि ऐसे कौन से कदम है जो उठाने चाहिए? और दूसरी बात ये, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान कश्मीर के साथ साथ पंजाब को भी हिंसा की आग में झोंकना चाहता है। जो हालात सर बने हुए हैं पंजाब में और जो हालात बने हुए हैं कश्मीर में, वो तो यही बताते हैं कि ना सिर्फ एक राज्य बल्कि ये जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग जगहों से एंट्री करवा के कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। नेहा जी, देखिए, ऐसा है कि इस चीज के बारे में पहले भी थोड़ी सी बहस हो चुकी है। हालांकि थोड़ा सा एक गल फर्क था। उस टाइम पर बात ये थी कि अगर पाकिस्तान टूट जाता है अपने इकोनॉमिक हालात की वजह से, तो वो भारत के लिए अच्छा रहेगा या बुरा। और मैं हर एक चैनल पर, बाकी सारे डिस्कशंस पर मैं ये कहता चला आ रहा हूं कि एक टूटा हुआ पाकिस्तान, जिसमें कि कोई सरकार नहीं होगी, बल्कि खाली जो ये मिलिटेंट्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो ज्यादा बढ़ के आगे आएंगे और उनसे हमको ज्यादा खतरा है, क्योंकि जो असलहा है, एम्यूनिशन है, आर्म्स है, सेना कितना संभालेगी और कितना उसके ऊपर मिलिटेंट्स वगैरह अपना एक तरह से कब्जा करेंगे, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन्स। तो मैंने तब भी कहा था कि पाकिस्तान में जो ये इंस्टेबिलिटी आ रही है, ये भारत के हक में अच्छा नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि किसी भी मुल्क में जब इस तरह के हालात पैदा होते हैं, तो अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन का ध्यान बटाने के लिए वो अपने आसपास और हमले करता है और इंस्टेबिलिटी पैदा करता है। तो पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान की सेना भी यही करेगी कि उसके जो दो बाउंड्री बॉर्डर्स हैं, अफगानिस्तान है और यहां पर इंडिया है। ये अफगानिस्तान में तालिबान है, जहां पर TTP पहले ही पाकिस्तान की गर्दन को अपने हाथ में जकड़े हुए है। इधर इंडिया है। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के मिलिटेंट जितना हो सकता है भारत को और अनस्टेबल करने की कोशिश करेंगे। ये मेरा ख्याल है जो हमारी सेना है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसी जो भी जानती थी, उसमें खाली एक ही चारा बचता है, एक ही सॉल्यूशन है कि हमको अपनी इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत करनी होगी, जिसपे कि पाकिस्तान का असर ना पड़े। और मुझको लगता है कि वो सिक्योरिटी को अभी मजबूत करने के लिए थोड़ा सा और एफर्ट करनी पड़ेगी। जी सोडी साहब, कितना इत्तेफाक रखते हैं इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करना पड़ेगा? क्या लगता है कि अभी कहीं ना कहीं कुछ खामियां हैं, कमियां हैं, जिस वजह से इस तरह की चीजें निकल के सामने आ रही है? अगर पंजाब की मैं बात कर रही हूँ, किसी एक चौकी पर अगर इस तरह से प्रदर्शनकारी आके कब्जा कर लेते हैं, तो ये कितनी बड़ी दिक्कत की बात है और आने वाले वक्त में कितना बड़ा खतरा हमारे लिए हो सकता है। दूसरी बात ये जो कश्मीर में हमारा निकल के सामने आया, चुन कर अगर किसी एक वर्ग को निशाना बनाया जाता है,
गोलियों से भून दिया जाता है, तो ये इंटरनल सिक्योरिटी पर कितना सवाल खड़े करता है? नेहा जी, मैं एम्बेसडर गोयल साहब की बात से पूरा सहमत हूं। उन्होंने बहुत सही एक्सप्लेन किया है पूरी बात। नेहा जी, अगर मैं पहले पंजाब की बात करूं, देखिए हम सब जानते हैं कि जब चाहे पहले जरनैल सिंह भिंद्रावाले था या अमृतपाल सिंह है, कोई ना कोई बड़े लोग, कोई ना कोई बिजनेसमैन इसको सपोर्ट करते हैं। पहले भी लोगों ने भिंद्रावाले को सपोर्ट किया है, अब भी अमृतपाल सिंह को कोई बड़े लोग सपोर्ट कर रहे हैं। वरना ऐसे आदमियों को कोई दोबारा नहीं सुनने जाएगा जब तक इनके पास पैसा नहीं होगा, इनके पास फंडिंग नहीं होगी, इनके पास पब्लिसिटी नहीं होगी। दो अहम किताबें मैं आपके दर्शकों को बोलना चाहूंगा, अगर उन्हें मौका मिले उन्हें पढ़नी चाहिए। पहला है द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी बाय जीबीएच सिद्धू, जो कि रॉय ऑफिसर थे, और दूसरा है अमृतसर मिसेस गांधी लास्ट बैटल, जो कि मार्क टरी और सतीश जैकब ने लिखी थी। इन दोनों किताबों में बिल्कुल सटीक लिखा है ये खालिस्तान जो ये मुद्दा आया, ये कैसे आया। हमारे अपने भारतीयों ने, हमारे अपने राजनेताओं ने इस मुद्दे को भड़काया और पंजाब को 15-20 साल तक उसने पूरा बर्बाद कर दिया। तो अगर अमृतपाल सिंह एक पुलिस स्टेशन में पहुंच गया आज के वक्त में, जब इतनी हमारी कड़ी सुरक्षा, हमारे पुलिस बलों के पास आधुनिक हथियार हैं, हमारे पास जो राजनेता हैं वो इतने स्ट्रांग हैं, तो ये जरूर दिखाता है कि कोई बड़े लोग अमृतपाल सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं। अन्यथा इमीडिएटली अमृतपाल सिंह और उसके सपोर्टर्स के ऊपर केस होने चाहिए थे, उसको अरेस्ट करना चाहिए था और स्ट्रांग ऑफेंसेस के नीचे। लेकिन अमृतपाल सिंह इतने महीने से आजाद क्यों घूम रहा है, ये हम सबको सोचना चाहिए। नया जी, दूसरी अभी मैं अपने प्रश्न पे आऊंगा कश्मीर की बात पे। देखिए, जो भी केंद्रीय सरकार कर सकती थी उन्होंने बहुत अच्छे किया कश्मीर के लिए। जो मेरा एक सुझाव रहेगा उनको आपके चैनल के जरिए, कि मैं कई बार बोलता आया हूं कि कश्मीर घाटी में जो जमीन है वो सस्ती देनी चाहिए एक्स सर्विसमैन को जो रिटायर होते हैं भारतीय सेना से। तकरीबन हर साल 50 से 60 हजार भारतीय सैनिक रिटायर होता है, और अगर भारतीय सैनिक को रिटायरमेंट के बाद सस्ते रेट पे जमीन दी जाए, वहां पे कई सैनिक बसेंगे और वो पूरा जो ये अभी छुटपुट घटनाएं हो रही हैं उसमें काफी कंट्रोल आएगा। जब तक हम ऐसे स्ट्रांग कदम नहीं उठाएंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कश्मीर में कुछ लोगों की मानसिकता है वो भारत विरोधी हैं, वो कुछ लोग हैं जो हिंदू विरोधी हैं, ऐसी घटनाएं चलती रहेंगी, क्योंकि आतंकवादियों को पनपने में लोकल समर्थन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने कश्मीर घाटी में कुछ खुद नौकरी की हुई है और मैंने देखा है जब तक वहां के कुछ लोकल लोग समर्थन नहीं करेंगे, आतंकवादी वहां कभी एक मिनट भी नहीं रह सकते, एक दिन तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल, तो लोकल लोगों का काफी समर्थन रहता है, जिस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन लोकल पुलिस को क्या इसकी जानकारी होती है? अगर नहीं होती तो क्यों नहीं होती? अगर होती है तो उसके लिए आखिर क्या कदम उठाया जाता है और कैसे इसकी सूचना मिलती है? पूछेंगे। वेद भूषण जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व आईपीएस है, उनका भी स्वागत है। और खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेद भूषण जी, सीधा रुख मैं आपका कर लेती हूँ। सर, ब्रेक पे जाने से पहले जिस बात का जिक्र किया जा रहा था, कश्मीर में लगातार वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है, लगातार वारदातें हो रही है। पंजाब में भी हालिया घटना सामने आई है। अब सवाल इस बात को लेकर कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ऐसी संभावना है कि लोकल पुलिस को इसकी जानकारी ना हो और इतनी बड़ी घटना घट जाए पंजाब में, इतनी बड़ी वारदातें कश्मीर में हो जाए, गोलियों से भून दिया जाए और लोकल पुलिस को इसकी जानकारी ना हो? ये संभव है क्या? बिल्कुल संभव नहीं है भैया। जो ये नॉर्दर्न स्टेट कहलाते हैं, जिसमें हिमाचल, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, ये जो कंट्री जो वो स्टेट हैं जो नॉर्दर्न स्टेट कहलाते हैं, जहाँ पर एक कानून था, पंजाब पुलिस रूल चलते थे, पहले भी चलते थे, आज भी चलते हैं, और कुछ स्टेट में उसने अमेंडमेंट किए थे। तो ये पांचों स्टेट की भौगोलिक स्थिति, कानूनी स्थिति ऑलमोस्ट सेम है। काम करने का तरीका एक है, परंतु जिस तरह से पाकिस्तान के साथ कश्मीर का बॉर्डर जुड़ा हुआ है, पंजाब के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर जुड़ा हुआ है, तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आज नहीं, जब से आज़ाद हुआ है हिंदुस्तान से, तब अनइन्वाइटेड आती रहती है, हम लोगों के सिर पर आती रहती है, इसको हम झेलते रहते हैं। परंतु जिस पर्सपेक्टिव में हम आज बात कर रहे हैं, इस तरह से एक डेडली कॉम्बिनेशन खालिस्तान का और टेररिस्ट का बताया, वो सबके लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। क्योंकि जिस तरह से ब्रिटिश के अंदर इवन दिल्ली में, राजधानी में उग्रवाद को झेला है, और तमाम हरियाणा, पंजाब, कश्मीर
तमाम में टेररिस्ट एक्टिविटी किस तरह से हुई थी, जो मेरी उम्र के लोग हैं या जो समझदार लोग हैं उनके जानते हैं। किस तरह से इस दौर से हम लोग निकल कर आए, लग रहा है शायद अब इसी दौर की वापसी हो चुकी है। अभी मेरे साथी कहते बिल्कुल ठीक कह रहे थे, वो जो अमृतपाल का नाम दे रहे थे, अमृतपाल दुबई से आए हुए इम्पोर्टेड आदमी है, बाहर से आए हुए आयातित आदमी है, कहीं ना कहीं से उसकी फंडिंग हो रही है। इस तरह से उनकी विचारधारा है कि पंजाब के अंदर केवल सिख को रहने का अधिकार है। किसी चैनल का नाम नहीं देना चाहता, वो किसी टीवी पर बोल रहे थे कि पंजाब के अंदर बिहारी लेबर को आने का कोई अधिकार नहीं है। वो पंजाबी वर्सेस सिख की बात करते हैं, इस तरह से वो डिवीजन की बात कर रहे हैं, तो आप पाकिस्तान को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। तो एक बहुत भयावह स्थिति की तरफ वो ले जाना चाहते हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जो सरकार वहाँ पर इतना काम कर रही है, वो लगता है कि शायद कोई निर्णय लेने में फेल हो गई है, अक्षम हो गई है। कौन पुलिस, पंजाब पुलिस का एक रुतबा था, एक जलवा था कि पंजाब पुलिस कोई काम करती है तो उसका मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाता था। परंतु इस तरह से ऐसा है स्थिति में जो अजनारा थाने के अंदर पुलिस को देखा गया, वहाँ पे एसएसपी का मुंह इतना उतरा हुआ था, लग रहा था जैसे उनको पीछे से कोई बोल रहा है कि आपको केवल यही बोलना है। और आज तक दुर्भाग्य हो 72 घंटे से ऊपर हो गए, एक भी आदमी अरेस्ट नहीं किया। 4 घंटे तक थाने को हाईचेक करके रखा गया। एसएचओ के कमरे में अमृतपाल उसके तमाम तरह के लोग हथियार लेके बैठे रहे। उन हथियारों की क्या वेरिफिकेशन थी, क्या वो हथियार जायज थे नाजायज थे? वहाँ पर धारा 144 लगी हुई थी, इसके बावजूद भी। और यही हाल गोर और दिल्ली का हो रहा है। तो ये जो राजनीतिक कॉम्बिनेशन और जो सारी चीजें इकट्ठी हो रही है, ये बहुत खतरनाक इशारा कर रही है। हिंदुस्तान देश सरकार को तुरंत इसके अंदर इंटरव्यू करना चाहिए, अन्यथा इससे भी बहुत खतरनाक हो सकते हैं। जितना मैं और आप एस्टिमेट कर रहे हैं, जिससे मेरे बेनिफिट एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली की सरकार और पंजाब में जो नई सरकार आई है, शायद या तो स्थिति को संभालना नहीं चाहती या किसी चीज को इंडायरेक्टली बढ़ावा देना चाहती है। ठीक है, वेदभूषण साहब बने रहिए आप हमारे साथ। गोयल जी का मैं रुक कर लेती हूँ सर, मैं फिर लौटूंगी आपके पास। गोयल जी, अब सवाल ये भी है कि कश्मीरी पंडितों को वापस विस्थापित करने की बात सरकार की तरफ से की जाती है। अब ऐसे में अगर इस तरह के मामले लगातार सामने आएंगे तो क्या लगता है कि कश्मीरी पंडितों का विश्वास जीत पाएगी सरकार या प्रशासन या फिर पुलिस? क्या लगता है कि उन्हें वापस विस्थापित करना आसान है? जी, आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं कहना चाहता हूं कि चाहे कश्मीर हो या पंजाब में फिर दोबारा से जो शुरू हुआ है, ये एक बड़ी थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति हो गई है कि कहीं दोबारा से वहां पर आतंकवाद जन्म ना ले। लेकिन मैं अभी अपनी बात को कश्मीर तक लिमिटेड रखूं। कश्मीर में अगर हमें स्टेबिलिटी चाहिए राजनीतिक तौर पर कि ये दहशतगर्दी थोड़ी बंद हो, लोग फिर दोबारा अपने एक नॉर्मल सिविल लाइफ में इंगेज रहें, तो उसमें 2 चीजें करनी जरूरी पड़ेंगी। एक तो इंटरनल सिक्योरिटी को ताकती बना करके उसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा काम करके, ताकि सेफ्टी जो लोगों की है थोड़ी बढ़े। अब संजय शर्मा को जो शूट किया गया, इससे लोगों में दहशतगर्दी फैलेगी। और दूसरी चीज जो इतनी ही जरूरी है कि लोग बाग अपने नॉर्मल लाइफ को जीने में सफल रहे। एक पॉलिटिकल प्रोसेस स्टेट में शुरू हो ताकि उनको लगे कि जिंदगी आम बन सकती है। आसान नहीं है, लेकिन करना होगा, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अगर हम इसमें से एक भी चीज छोड़ देते हैं, चाहे सिक्योरिटी छोड़ दें या पॉलिटिकल प्रोसेस छोड़ दें, तो दिक्कतें बनी रहेंगी। तो दोनों चीजें इकट्ठा करना जरूरी है। ठीक है, ठीक है। सोडी साहब, ये अलगाववाद की आवाज एक बार फिर से बुलंद होना, ये किसकी नाकामी है? किसकी नाकामी ये समझती हैं? और अब क्या लगता है आपको किस लेवल पर कदम उठाने की जरूरत है ताकि ये आवाजें हमेशा के लिए दब जाए? नेहा जी, ये जो भी चाहे पंजाब में या कश्मीर में जो ये आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, इसमें जो केंद्रीय सरकार है और राज्य सरकार है, इन दोनों को एक साथ मिलके कदम उठाने होंगे जिससे कि ये गतिविधियां खत्म हो। ये वक्त अब वो नहीं है आरोप प्रति आरोप का, राजनीतिक बयानों का वक्त नहीं है। ये देश की सुरक्षा की बात है अब नेहा जी, क्योंकि चाहे कश्मीर हो चाहे पंजाब हो, दोनों भारत के लिए उतने ही जरूरी है जितना और कोई राज्य है। और इनकी
थोड़ी इंपॉर्टेंस ज्यादा इसलिए बढ़ जाती क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट्स हैं। अगर बॉर्डर स्टेट्स में अशांति ज्यादा फैलती है तो सीधा इससे पाकिस्तान को फायदा होता है। और जम्मू कश्मीर और पंजाब की दूरी दिल्ली से कुछ ज्यादा दूरी नहीं है। तो अगर हमने अब नहीं इसको रोका तो दिल्ली में भी ऐसे कांड होने लग जाएंगे। हमें याद होगा जब हम बच्चे थे तो इतना पंजाब में आतंकवादी घटनाएं फैल चुकी थी कि दिल्ली के अंदर अटैक होने लग गए थे, ट्रांजिस्टर बॉम्ब फटने लगे थे दिल्ली में ऐसी घटनाएं आम हो गई थी। तो अगर हमने अभी जम्मू कश्मीर और पंजाब को एक कड़े हाथ के साथ ऐसी गतिविधियों को नहीं रोका तो ये दिल्ली के लिए बाकी पूरे राज्यों के लिए दिक्कत करेगा। और आज हम उस स्टेज पे हैं जब हम एक महाशक्ति बन के उभर चुके हैं। आज भारत में जो होता है पूरी दुनिया देखती है, पूरी दुनिया भारत की इज्जत करती है क्योंकि भारत ने अपने आप को पिछले एक दशक में एक महाशक्ति बन के पूरी दुनिया को दिखा दिया है। तो ऐसी घटनाओं को हमें फौरन और तुरंत उनको रोकना चाहिए, उनको कंट्रोल करना चाहिए। चाहे अमृतपाल सिंह हो चाहे कोई भी हो, उन्हें सीधा अरेस्ट करके जेल में भेजना चाहिए। हमारे पास कानूनों की कमी नहीं, हमारे पास बिल्कुल कानूनों की कमी नहीं है। और ऐसे जब मामले सामने आते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने सूरी साहब, कड़े और बड़े कदम उठाने की जरूरत पड़ जाती है जब इस तरह के मामले सामने आते हैं। और उसमें सरकार की अहम भूमिका होती है। सरकार को अपने लेवल पर अच्छे कदम और बड़े कदम और कड़े कदम उठाने चाहिए जिससे कि इस तरह के जो मामले हैं वो सामने न आए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।